सो हे गाइस, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 5 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे रेड डाटा बुक क्या चीज़ है, इसमें क्या लिखा जाता है, उसके बाद हम बात करेंगे माइग्रेशन क्या होता है और क्यों माइग्रेशन होती है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, और लास्ट में हम बात करेंगे रिफॉरेस्टेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। इन सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी होगी कि आप लोगों को दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सभी टॉपिक्स के लिए, आपके लेवल के हिसाब से। लेकिन इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक जो है वो है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब ये इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट क्या चीज होती है? इंडेंजर्ड जो है लफ्ज ही कह रहा है कि कुछ डेंजर वाली बात है। इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है। अब किस चीज के खतरे में है? खतरे में है खत्म होने के। यहां पर मैंने डिफाइन किया हुआ इस चीज को, दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स whose number is decreasing day by day at an alarming rate and are at the verge of extinction or getting vanished are termed as endangered species। मतलब बहुत सिंपल है, ऐसी स्पीशीज जो बहुत ही तेजी से कम हो रही हैं, जिनका नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा है और इतना ज़्यादा अलार्मिंग है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी ये स्पीशीज, ये जानवर, ये वैरायटी जो है ख़त्म हो जाएगी अर्थ से। समझ गए? इसको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज की एग्जांपल है, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हैं, जैसे कि एशियाटिक लाइन, जायंट पांडा, ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड, बार्किंग डियर, हंगुल डियर और टाइगर। ये कुछ जानवर हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब ये इंडेंजर्ड जो है ये कैसे होते हैं? ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं या ये जो स्पीशीज हैं ये कैसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं? अब इसके लिए 4 मेन कारण हैं जो यहाँ मैंने लिखे हैं। सबसे पहला है एक्सेसिव हंटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना। जब ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा जानवर मरेंगे। तो जब ज़्यादा जानवर मरेंगे तो क्या होगा? उनका नंबर कम हो जाएगा। हम लोग एक्सेसिव हंटिंग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, शौक के लिए, फ़ायदे के लिए, तो उससे क्या होता है? उससे जानवर मर रहे हैं और उनका नंबर अलार्मिंग स्पीड से कम हो रहा है। दूसरी चीज़ पोचिंग। अब ये पोचिंग जो है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था शायद। पोचिंग होता है इलीगल किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर आवर ओन बेनिफिट। जैसे कि हाथी को मार दिया जाता है दांत के लिए, टाइगर को मार दिया जाता है उसकी स्किन के लिए, स्नेक को स्किन के लिए मारा जाता है। मतलब हम लोग अपने फ़ायदे के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए इन जानवरों को मार देते हैं, तो इसको हम पोचिंग कहते हैं। इससे भी इनका नंबर कम होता है। अगली चीज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। आप लोग आजकल देखते हो कि जो टाइगर हैं उनका जहाँ पर लोग रहते हैं, जिस बस्ती में लोग रहते हैं वहाँ पर अटैक्स बढ़ गए हैं। तो क्यों बढ़ गए हैं? वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हमने उनका नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरल होम जो है वो छीन लिया है। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं जब उनका घर उनसे छिन जाता है। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। न्यू स्पीशीज़ जो हैं इनसे कैसे होता है? जब भी हम एक नई स्पीशीज़ जो है, नई वैरायटी कहीं पे लेके आते हैं, अगर वो वैरायटी ज़्यादा एफिशिएंट है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में, तो क्या होगा? वो रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करेगी और जो वहाँ की नेटिव वैरायटी है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगी। जब उसको खाना या खुराक अच्छे से नहीं मिलेगी, रिसोर्स अच्छे से नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा? उनका नंबर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे स्पीशीज़ इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। अब मैंने यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स लिखे ये सभी मेजर ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, उनका नंबर कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ मैंने छोटे ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं जैसे स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग, बैट और ऑवल, ये भी इंडेंजर्ड हैं, इनका नंबर भी कम हो रहा है। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का इंडेंजर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को मारते हैं तो हम इन शॉर्ट खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उसका नुकसान जो है वो हम तक आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को मारते हैं तो उससे फूड चैन डिसरप्ट होता है। अब ये फूड चैन क्या होता है? फूड चैन होता है एक ऐसा इंटरलिंकिंग जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है।
वो पूरी चैन जो है उसको हम फूड चैन कहते हैं, जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म इंटरलिंक्ड होते हैं और वो एक दूसरे पे फीड करते हैं, उसको हम फूड चैन कहते हैं। अब कैसे डिसरप्ट करता है और क्या उसका नुकसान है, मैं आपको ज़रा इस एग्जांपल से थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर स्नेक को मार देते हैं, किसके लिए? फॉर स्किन, उसकी चमड़ी के लिए सांप को मार दिया जाता है। बहुत लोग मारते हैं, तो मारना नहीं चाहिए लेकिन मारते हैं लोग। अब जब स्नेक हम मार लेंगे तो क्या होगा, उससे यहाँ पर ये जो रैट्स एंड माइस हैं इनका नंबर बढ़ जाएगा, चूहे जो हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है ये उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जब चूहे ज़्यादा होंगे तो ये फसल को, जो हमारे पास स्टैंडिंग क्रॉप है खेत में, ये उसको काटेंगे, या जो गोडाउन में रखी हुई है ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी। अगर स्टैंडिंग क्रॉप को इनने तबाह किया तो प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी। अगर इनने गोडाउन में अटैक किया, गोडाउन में राशन जो है उसको तबाह किया, हमारे जो खाने की चीज़ें उसको तबाह किया, फूड ग्रेन्स को तबाह किया, तो उससे क्या होगा, उससे वेस्टेज बढ़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये फूड चैन को डिसरप्ट करते हैं। जब फूड चैन को डिसरप्ट किया हमने तो क्या हुआ, इससे पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है वो सारा सिस्टम जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट आता है, उस सभी चीज़ को कलेक्टिवली हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इससे इकोसिस्टम डिसरप्ट होता है। अब हमको इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो रही हैं हमें उनको कंजर्व करना है। कंजर्व हम दो तरीके से कर सकते हैं, हमने पहले ही बता दिया, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब होता है उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना, उनके अपने ही घर में कंजर्व करना, और दूसरा एक्स सिटू होता है उनको बाहर दूसरी जगह कंजर्व करना, जैसे जू वगैरह रख के, जैसे किसी लेबोरेटरी कंडीशन में रख के, यानी कि उनके होम कंडीशन से बाहर दूसरी जगह उनको लेके जाना, वहाँ पर उनको कंजर्व करना। तो ये चीज़ हो गई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में। अब बारी आ जाती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं वो स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स या वो स्पीशीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की जो ऑलरेडी इस अर्थ से ख़त्म हो गई हैं। डायनासोर बहुत साल पहले थे, हज़ारों साल पहले थे, अभी नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं। डोडो बर्ड, ये एक परिंदा था, अब ये ख़त्म हो चुका है। पैसेंजर पिजन अब नहीं है। कैस्पियन टाइगर अब नहीं है। केव लाइन अब नहीं है। मतलब ये ऐसी स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स हो या एनिमल्स, जो अब अर्थ पर नहीं पाई जाती हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। डिफाइन अगर करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच have already disappeared from earth and are not found anywhere on earth are called extinct species। वो स्पीशीज़ जो टोटली डिसअपेयर हो गई हैं, अब अर्थ पर कहीं नहीं पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो ये हो गया एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं रेड डाटा बुक क्या चीज़ है और माइग्रेशन क्या चीज़ है। तो चलिए बात करते हैं रेड डेटा बुक की और साथ ही साथ माइग्रेशन की। अब रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा का मतलब क्या है? रेड डेटा मतलब कोई ऐसा डेटा इसमें है जो या तो खतरनाक है हमारे लिए या जिसको खतरा है, मतलब खतरे वाली कोई बात है, क्योंकि रेड जो है वो सिंबल ही होता है खतरे का। और ये ऐसी बुक है, रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सारा डेटा होता है उन स्पीशीज़ का, उन ऑर्गेनिजम्स का जो इंडेंजर्ड हैं। डेफिनेशन भी इसकी यही कहती है, इट इज़ सोर्स बुक विच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसी सोर्स बुक है जिसमें सभी उन ऑर्गेनिजम्स का कच्चा चिट्ठा हम कहेंगे लिखा होता है, सारा पूरा डिटेल लिखी होती है जो इंडेंजर्ड है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स के लिए अलग रेड डेटा बुक है, एनिमल्स के लिए अलग बुक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग बुक है। अब रेड डेटा बुक जो हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ पब्लिश करती हैं और इससे पूरा पता चलता है कि किस कंट्री में किस ऑर्गेनिज्म की थ्रेट लेवल क्या है। इससे पूरा इंफॉर्मेशन जो है पूरी पता चल जाती है। अब यहाँ पर इंडिया की रेड डेटा बुक जो है उसमें कुछ लिस्टेड स्पीशीज़ के एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, और भी बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने लिखी हैं, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल है, ब्लैक बक है, ग्रेट इंडियन राइनोसिरोस है, हिमालयन मस्क डियर है, इंडियन जायंट स्क्विरल है, स्नो लेपर्ड है। ये तो बात हो गई रेड डेटा बुक की। अब माइग्रेशन क्या चीज़ है? माइग्रेट करने का मतलब होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। अब वो हम टेम्परेरी भी बात कर सकते हैं और परमानेंट भी बात कर सकते हैं। यहाँ हम टेम्परेरी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये माइग्रेशन जो है वो क्यों की जाती है? हमारे जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं।
अब ये मूवमेंट क्यों करते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं? अब यहाँ पर 3 मेन रीज़न होते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ की कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई हैं, अब वहाँ पर वो नहीं रह पाएंगे, सिचुएशंस जो है वो अनफेवरेबल हैं, कंडीशंस अनफेवरेबल हैं। दूसरी चीज़, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की कमी हो रही है, जिस जगह रह रहे हैं वहाँ खाने की किल्लत हो रही है तो जगह चेंज कर देते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग पर्पस, यानी बच्चे पैदा करने के लिए जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ बच्चे पैदा करने के लिए उनके लिए सूटेबल सिचुएशंस नहीं है, कंडीशंस नहीं हैं, तो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। इसी को हम कहते हैं माइग्रेशन। ये जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। यहाँ डिफाइन मैंने लिखी हुई है, इट इज़ फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस इन सर्च ऑफ फूड और फॉर ब्रीडिंग पर्पस। इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। अब यहाँ पर जैसे कुछ बड़ी फेमस एग्जांपल्स हैं माइग्रेशन की, सुरखाब बर्ड है, ये इंडिया में आता है मलेशिया से। जब मलेशिया में इसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशंस हो जाती हैं तो ये इंडिया में आ जाता है। साइबेरियन क्रैन कम टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया व्हेन इट इज़ विंटर देयर। जब साइबेरिया में सर्दी हो जाती है तो साइबेरियन क्रैंस जो हैं वो इंडिया में आ जाती हैं। ये आ जाती हैं भारतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर ये बर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद आर्टिक टर्न जो है ये शिफ्ट करती है, ये माइग्रेट करती है एंटार्क्टिका में फॉर पीरियड ऑफ विंटर्स। जब विंटर्स आ जाते हैं तो ये आर्टिक से एंटार्क्टिक में माइग्रेट करती है। तो ये बात हो गई माइग्रेशन की। अब हम बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट पेपर टू मेक न्यू पेपर विच कैन बी यूज्ड अगैन। मतलब हम जो वेस्ट पेपर है हमारा उसको हम रिसाइकल करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उससे नया पेपर तैयार करते हैं ताकि वो फिर से दोबारा यूज़ हो सके। अब ये करना क्यों ज़रूरी है? हमारा जो ये पेपर आता है ये बनता है वुड पल्प से, ठीक है। अब हमको 1 टन पेपर अगर तैयार करना है तो उसके लिए हमको 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को काटना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, वाटर का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जब हम पेपर तैयार करते हैं, ठीक है। अब हम ये एनर्जी बचा सकते हैं, हमारी गोल्डन वेल्थ जो है, ग्रीन वेल्थ जो है, इसको हम बचा सकते हैं, उस वाटर को हम बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रही है उसको हम बचा सकते हैं और वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे हम बच सकते हैं अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे। क्योंकि रिसाइकलिंग में एक तो फॉरेस्ट तो कटेंगे नहीं, पहली चीज़, पानी कम इस्तेमाल होगा, एनर्जी कम इस्तेमाल होगी और वो जो केमिकल्स हैं जो हमको बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो रिसाइकलिंग में इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इसके लिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है होती है, वाटर कंजर्वेशन होती है, यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हैं, लेबर, टाइम बचता है। अब हमको 3R फॉलो करने चाहिए। 3R का मतलब क्या है? 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। हमें अपना यूज़ कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, मतलब पेपर बचाने का सोचना चाहिए। जहां अगर हम सिंगल साइडेड कापीज़ बनाते हैं तो डबल साइडेड कापीज़ बनाओ, ठीक है। ज़्यादा ऑनलाइन काम करो, पेपर का कम इस्तेमाल करो, अगर करना है तो रिड्यूस करो उसको, यानी जितना वेस्ट कम कर सकते हो उतना कम करो। उसके बाद रीयूज़, अब जो आपने वेस्ट जो है अगर आपके पास है, अगर उसमें से भी कुछ दोबारा रीयूज़ कर सकते हो तो करो। मतलब वेस्ट को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने की कोशिश करनी है। और फिर भी जो वेस्ट पेपर आता है उसको रिसाइकल करना है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे फॉरेस्ट भी बचे रहेंगे और हमारी ग्रीन वेल्थ बची रहेगी। मैंने कहा साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी बची रहेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन की। लेकिन रिफॉरेस्टेशन की बात करने से पहले यहाँ पर मैंने जो इस लेसन को तैयार किया है वो मैंने तैयार किया है 3-4 बुक्स से। जैसे मैंने NCERT की किताब ली थी, एस चंद की किताब ली थी और अरिहंत पब्लिकेशन की किताब ली थी। बहुत अच्छी किताबें हैं। अगर आप उन किताबों को खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दिए हुए हैं, बाइंग लिंक, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं रिफॉरेस्टेशन की। रिफॉरेस्टेशन क्या हुआ? रिफॉरेस्टेशन, री मीन्स दोबारा फॉरेस्टेशन करना। उन एरियाज़ में जहाँ पर हमने फॉरेस्ट को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है वहाँ पर दोबारा से पेड़ लगाना उसी स्पीशीज़ के जो वहाँ पर पाए जाते थे, उसको हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। वैसे तो अगर हम जंगलों को ऐसे छोड़ दें अनडिस्टर्ब तो वो खुद ही से रीजनरेट कर लेते हैं, वहाँ पर खुद ही से नए पेड़ लगते हैं। लेकिन हमने इस हद तक उनको नुकसान पहुँचा दिया है कि अब वो खुद से वापस रिस्टोर नहीं हो पा रहे हैं। हमारा एफर्ट ज़रूरी है, हमें जंगल लगाने चाहिए। अब यहाँ पर डेफिनेशन की मैं बात करूँ, इट इज़ रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज ऑफ सेम स्पीशीज इन दैट फॉरेस्ट, ठीक है। वहाँ पर वही स्पीशीज के प्लांट लगाने हैं दैट वर फाउंड इन दैट स्पीशीज, ठीक है। ट्रीज ऑफ सेम स्पीशीज दैट
were found in that forest। जो वहाँ पर पाए जाते थे उसी तरह के प्लांट्स, उसी स्पीशीज़ के प्लांट्स वहाँ लगाने हैं। ठीक है। अब इन फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ एक्ट्स भी हैं, लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्शन होती है। जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये है। उसके बाद चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक रहे थे, काटने नहीं दे रहे थे। उसके बाद द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिससे हम फॉरेस्ट को बचाने के बारे में काफ़ी स्टेप्स उठाते हैं, लेकिन फिर भी लोग जंगल काटते हैं। अब जंगल लगाने से फ़ायदा क्या होगा, रिफॉरेस्टेशन से क्या बेनिफिट होगा? पहली चीज़ तो फॉरेस्ट कवर जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, बहुत सारे जंगल फिर से वापस हरे भरे हो जाएंगे। दूसरी चीज़ रेनफॉल इंक्रीज करेगी, जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो रेज करेगा और ड्राफ्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सूखा पड़ना ख़त्म हो जाएगा। अगला है सॉइल इरोजन डिक्रीजेस। जब प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बाइंड रहेंगे उनकी रूट से, तो इरोजन के चांसेस घट जाएंगे, बहुत इरोजन घटती जाएगी। उसके बाद फ्लड्स डिक्रीज। इसका भी सेम है कि जब रन ऑफ वाटर कम हो जाएगा, फॉरेस्ट घने हैं तो रन ऑफ वाटर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्लड्स के चांसेस घट जाएंगे। अगला है ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन। मैंने पहले ही कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग होती है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ CO2। जब प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो वो CO2 को यूज़ करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है कम होगी, क्योंकि CO2 का लेवल घट जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब नीचे आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। अगला है O2 लेवल विल रेज। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो O2 का लेवल बढ़ेगा। अब अगला है मोर रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल बढ़ेगा। जैसे हमारे पास पेपर इंडस्ट्री है, जैसे हमारे पास फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ट्रीज़ को, वुड को, तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। तो ये था आज की क्लास के बारे में। आज हमने ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए। मेरे ख्याल से अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी इसके बारे में, अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन अगर आपको बुक्स लेनी है तो लिंक से आप बुक्स खरीद सकते हैं। चलिए अभी के लिए अलविदा।